आज का जो विषय है वो बड़ा ही विचारोत्तेजक और आप सब लोगों के लिए भी एक चुनौतीपूर्ण विषय है कि आप लोग सोचने को, मनन चिंतन करने को विवश होंगे। बहुत दूर का इतिहास नहीं है ये घटना है 1946 की, जिस घटना को बीते आज ठीक 80 वर्ष हो गए। 16 अगस्त का दिन था। जिन्ना ने कई दिन पूर्व एक भयंकर धमकी दी थी जिसका नाम रखा था डायरेक्ट एक्शन डे। क्यों धमकी दी थी? क्योंकि जो कैबिनेट मिशन का प्रस्ताव आया था उससे जिन्ना निराश हुआ था और जो बंटवारे की कोशिश में लगा था जिन्ना, उस पर कोई मतैक्य नहीं उत्पन्न हो रहा था। ना अंग्रेज मान रहे थे, ना कांग्रेस पार्टी मान रही थी। तो जिन्ना को ये लगा कि जो चीज हम ऐसे बहस करके दबाव से नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए हम खून खराबा करेंगे। डायरेक्ट एक्शन का मतलब है सीधी लड़ाई, सीधा युद्ध। और सीधा युद्ध क्या? हम हिंदुओं का संहार करेंगे, हिंदुओं को मारेंगे। ये कहां आरंभ हुआ? कलकत्ता में आरंभ हुआ। कोई भी प्रश्न पूछ सकता है कि कलकत्ता में वो क्यों आरंभ हुआ? सिंध में बहुत मुसलमान थे, पंजाब में बहुत मुसलमान थे। ये दो राज्य थे। नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस की बात तो करना बहुत दूर की है, क्योंकि वहां जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे वो विभाजन के विरुद्ध थे। सिंध में भी कुछ कुछ ऐसा ही हाल था। और पंजाब की स्थिति बड़ी विचित्र थी। पंजाब में खिज्र हयात तिवाना नाम का एक मुसलमान था जो मुख्यमंत्री था, परंतु वह मुख्यमंत्री मुस्लिम लीग का नहीं था। ये जो विभाजन है ना, इसमें परत दर परत यदि आप देखेंगे तो जटिल से जटिल चीजें आपको दिखाई देंगी। पंजाब में मुस्लिम लीग की सरकार नहीं थी 16 अगस्त 1946 को। वहां किसकी सरकार थी? वहां जिस पार्टी की सरकार थी उसका नाम था यूनियनिस्ट पार्टी। और उस पार्टी को समर्थन कौन दे रहा था? कांग्रेस और अकाली दल। मुस्लिम लीग वहां एकमात्र विपक्षी पार्टी थी। इसलिए जो सत्ता में है, यहां हमको समझने में बड़ी सुविधा होगी कि ये आदरणीय पंकज जी, आदरणीय दीदी भी अनेक बार कहते हैं दोनों, कि जब भी इस प्रकार का उपद्रव होता है, गुंडागर्दी होती है, तो आप समझ लीजिए उसको सत्ता का संरक्षण प्राप्त। क्योंकि पंजाब में जो यूनियनिस्ट पार्टी थी वो जिन्ना विरोधी पार्टी थी। क्योंकि खिज्र हयात तिवाना को अंतिम समय तक वह व्यक्ति कहता रहा कि पंजाब का विभाजन करो या न करो, स्थिति तो ऐसी है। क्योंकि पंजाब में तकनीकी रूप से मुसलमान बहुमत में थे, तो उसका कहना था मुख्यमंत्री तो मेरे जैसा ही कोई व्यक्ति रहेगा ना, इसको क्यों बांट रहे हो? तो वह व्यक्ति विभाजन का विरोधी था। इसी प्रकार की स्थिति सिंध की थी। तो विभाजन चाहता कौन था? तो आपको जानकर के दुख होगा, विभाजन चाहने वालों में उत्तर प्रदेश सबसे आगे था और उसके पीछे हमारा प्रांत था बिहार। मतलब जिसका कोई लेना देना नहीं हो भौगोलिक रूप से, वो अग्रणी थे। और देखिए जिन्ना कहां का रहने वाला था? जिन्ना राजकोट गुजरात का रहने वाला था। न वो सिंध का था, न वो पंजाब का था, न वो पूर्वी बंगाल का था, न वो बलूचिस्तान का था, न नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का था। उसका भी कोई लेना देना नहीं था। तो प्रश्न उठता है कलकत्ता में क्यों हुआ? कलकत्ता में एक नरपिशाच था, उसका नाम है हुसैन शहीद सुहरावर्दी। यह मुस्लिम लीग का मुख्यमंत्री था 1946 में संयुक्त बंगाल का, जिसको उस समय प्रधानमंत्री कहते थे। और वह संयोगवश
गृह मंत्री भी था, अर्थात उसके अंडर में ही उसके साथी पुलिस थी। तो जब जिन्ना ने घोषणा की, सीधी कार्रवाई की, अर्थात युद्ध की, लड़ाई की, तो क्या हुआ? 16 तारीख रखी गई। प्रातः काल क्या हुआ, एक दिन पूर्व ही 15 अगस्त को सुहरावर्दी की बदमाशी देखिए और तैयारी देखिए। उसने कहा कि हिंसा न हो जाए, हिंसा को रोकने के लिए उसने सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया, सार्वजनिक अवकाश। और उसमें जो मुसलमान गुंडे थे वो लाखों की संख्या में सड़क पर निकले, हिंदू की दुकानों पर लूटपाट आरंभ कर दी, हिंदू की दुकानों को बंद करने का प्रयत्न किया, हिंसा की, पत्थरबाजी की, गोलियां चली, लाठी चली और प्रचंड तांडव हिंसा का आरंभ हो गया। 16 अगस्त प्रातः काल से 16 अगस्त की रात्रि आते आते स्थिति अत्यंत भयंकर हो गई। सैकड़ों काटे जा चुके थे मनुष्य, गाजर मूली की भांति। फिर हिंदू संगठन, हिंदू समाज में जागृति आई। अब हिंदुओं का जो हाल था उसमें ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि हिंदू कितने वीर होते हैं, कितने धैर्यवान होते हैं। और बिल्कुल विपरीत परिस्थिति में हिंदुओं ने क्या किया? हिंदू संगठित हुए, हिंदुओं ने विरोध किया। उनके आसपास जो मुसलमान मोहल्ले मिले वहां उन्होंने प्रतिकार करना आरंभ किया, प्रतिशोध लेना आरंभ किया। 17 अगस्त को भी यही काम चलता रहा। और आपको आश्चर्य होगा जान के, पुलिस इस परिदृश्य से बाहर है, क्योंकि पुलिस कौन है? सुहरावर्दी की पुलिस है, जो पुलिस स्वयं इसमें सम्मिलित है, वो करवा रही है, लिप्त है। 18 तारीख को भी यही हुआ। संभवतः 18 तारीख को ही किसी समय सेना बुलाई गई। अब सेना बुलाई जाएगी तो कलकत्ता जैसे महानगर में ऐसी कोई ऐसी प्रणाली नहीं है जो 2 घंटे में पूरे शहर में सैनिक आ जाएंगे, उसमें समय लगता है। तो ये मामला खिसक गया 19 अगस्त को भी। 20 अगस्त आते आते वहां पर शांति स्थापित हुई। इस बीच में कोई नहीं जानता, किसी के पास सही आंकड़ा नहीं है कि सचमुच में कितने लोगों की हत्या हुई। आंकड़े ये बताते हैं कि लगभग 10,000 लोग मारे गए, काटे गए, और 20,000 से भी अधिक लोग घायल हो गए। न जाने कितनी ही स्त्रियों का बलात्कार हुआ, कितनी दुकानें जली, इसका कोई हिसाब नहीं। इसी में हमारे जो पाठा हैं, जिनके नाम पर आज एक सड़क बनी है, शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने सड़क का नामकरण किया है, गोपाल पाठा। वो चूंकि मीट की दुकान चलाते थे, उनको कुछ लोगों ने मिल करके कहा कि भाई तुमको कुछ करना होगा, और उनके सहयोगी और वो उतर गए मैदान में। फिर बाजी पलट गई, फिर तो मुसलमान डर के भागने लगे, क्योंकि ये वैसे ही कायर लोग होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये हुआ क्यों? इसके पीछे का हमको इतिहास थोड़ा समझना चाहिए। अभी कुछ वर्ष पूर्व तक, मैं आपको बताऊं, व्यक्तिगत रूप से 2-3 वर्ष पूर्व तक मैं इसको विस्तार से नहीं जानता था। मेरे एक मित्र हैं अमेरिका में, उनका नाम है देश कपूर। तो जब मैं अमेरिका गया था तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उसकी पांडुलिपि मुझे पकड़ा दी, क्योंकि वो जो पंजाब पाकिस्तान में चला गया उस हिस्से के हैं रहने वाले। उनको बहुत ज्यादा ग्लानि होती है, पश्चाताप होता है, उनको अपना घर याद आता है, तो इस पर चिंतन मनन करते रहते हैं।
तो जो पांडुलिपि मुझे पकड़ाई, कहा कि इसका अध्ययन करके मुझे बताइए, टीका टिप्पणी करके इसको प्रकाशित करना है। मैंने उस पुस्तक का अध्ययन किया। उसमें मुझे जो बात पता चली, वो इतिहास का छात्र होते हुए सामान्य पुस्तकों में उस बात का उल्लेख नहीं था, इसलिए मुझे जानकारी नहीं हुई। और यही मैं संदेश आप लोगों के सामने देना चाहता हूं, रखना चाहता हूं, कि इतिहास जिसको आप पढ़ते हैं वो कितना अधूरा है, उसका अल्पांश हमारे समक्ष रखा जाता है। देखिए, हुआ यह था कि 1930 के दशक में मुस्लिम लीग ने हिंदुओं को मारने, कूटने या उनसे लड़ाई करने के लिए पूरी तैयारी कर ली थी। 1930 के दशक में उस तैयारी का नाम क्या था? उसका नाम था मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स। मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स का गठन किया गया। इसमें सामान्यतया युवा वर्ग के लोग होते थे और कुछ हिस्सों में 18 वर्ष से भी कम के बच्चे होते थे, जैसे 15 से लेकर 18 तक। उसको अल्पवयस्क के रूप में रखा गया था, शेष को वयस्क के रूप में रखा गया था। यह एक प्राइवेट आर्मी थी। ये जो लोग थे वो वर्दी पहनते थे और केवल लाठी नहीं रखते थे अपने साथ, जैसे स्वयंसेवक रखते हैं संघ के। इन्हें बंदूकें मिली हुई थी। बंदूकें कहां से मिली थी? अंग्रेजों ने दी थी। अंग्रेजों ने एक प्रकार की मुस्लिम फौज या मुस्लिम सेना तैयार की थी, जो कुल मिलाकर के मुस्लिम लीग के अधीनस्थ कार्यरत थी। इसका विस्तार से वर्णन उन्होंने किया है देश कपूर जी ने, और फिर मैंने उसकी छानबीन की तो मुझे विस्तार से इसकी जानकारी हो गई। ये जो लोग थे, ये गुंडे मुस्टंडे, और ये प्रशिक्षित थे। कई जगह तो ऐसा था कि जो सेना से रिटायर हो गए मुसलमान, ऐसे लोग थे, उन लोगों ने इनको प्रशिक्षण दिया। और ये पूरी तरह कहिए कि एक प्राइवेट आर्मी के रूप में आ गए थे। इनके कुछ पद के नाम बताता हूं मैं आपको। जैसे जो इनका चीफ होता था, उसका नाम था अंग्रेजी में कमांडर इन चीफ, और उर्दू में कहते थे सालारे आजम। सालारे आजम। प्रांत का जो अध्यक्ष होता था उसको कहते थे कमांडर इन स्टेट या प्रोविंस। उर्दू में कहते थे सालारे सूबा। इससे आपको अनुमान हो जाएगा, ये बिल्कुल आज के की भाषा में कहें तो एक पैरामिलिट्री फोर्स थी, जो 40 के दशक के आरंभ होते होते ये पूरी तरह एक तैयार सेना थी। और यही जो सेना है, ये कलकत्ता में संघार में सबसे आगे थी। कालांतर में जिन्ना ने प्रयास करके पंजाब में जो तिवाना है उसकी सरकार को गिरवा दिया। आप देखिए मुस्लिम लीग की शक्ति। और फिर जो मुस्लिम गार्ड्स हैं वहां भी तैनात हो गए। रावलपिंडी से लेकर पश्चिमी पंजाब के हिस्सों में जितनी हिंदुओं और सिखों की हत्या हुई है, उनका संहार हुआ है, उनके पीछे यही नेशनल गार्ड्स थे। हमारे वीर सावरकर जी ने जो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का विरोध किया था, उसमें यह पक्ष था। सावरकर जी इसको जानते थे और इसीलिए उन्होंने कहा था कि हिंदुओं को अपनी तैयारी करनी चाहिए। लेकिन कांग्रेस ऐसी नपुंसक पार्टी थी जो दावा करती थी कि वो सारे देश का प्रतिनिधित्व करती है, परंतु जिन्ना ने इस बात को कभी नहीं माना। जिन्ना ने उसको हिंदू पार्टी कहा और कांग्रेस ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया, आज तक स्वीकार नहीं कर रही कि वो हिंदुओं की पार्टी है। और इस कंफ्यूजन में हिंदू जो है पिटते रह गए और इस कंफ्यूजन में ही पाकिस्तान का निर्माण हुआ, अन्यथा ऐसा नहीं होता। अब आप देखिए कि इसमें जिस व्यक्ति का मैंने नराधम का नाम का उल्लेख किया वो है हुसैन शहीद सुहरावर्दी। यह व्यक्ति वहां पर प्रधानमंत्री था, गृह मंत्री भी था और पूरी तरह से कलकत्ता में हुए नरसंहार के लिए उत्तरदायी था।
यदि दो व्यक्तियों को पूरी तरह उत्तरदायी ठहराया जाए तो एक का नाम है जिन्ना, दूसरे का नाम है सोहरावर्दी। यह सोहरावर्दी संयुक्त बंगाल का अंतिम प्रधानमंत्री हुआ। कालांतर में यह पाकिस्तान का मंत्री बना। उसके बाद अंत में 1956 में यह पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना, करीब 1.25 साल के लिए। उसके बाद से 1963 के आसपास कहीं इसकी मृत्यु हुई। सोहरावर्दी आज का जो बांग्लादेश है उसके किसी बड़े परिवार का व्यक्ति था, और जैसा कि मुस्लिम लीग में होता है, वहां लोग जन सामान्य से आते नहीं हैं, बड़े बड़े घरों के होते हैं, नवाब टाइप के लोग, और वो इस पर चले आते हैं और राजनीति में ऊंचाई पर रहते हैं। सोहरावर्दी ने भी यही किया। यहां पर उल्लेख करना बहुत आवश्यक है मोहनदास करमचंद गांधी का। मोहनदास करमचंद गांधी ने क्या कहा, आपको जानकर दुख होगा कि कलकत्ता में हुए नरसंहार पर गांधी की टिप्पणी में इस नरसंहार की कठोर निंदा नहीं थी। मुस्लिम लीग का नाम नहीं था, सोहरावर्दी का नामोल्लेख नहीं था, और गांधी ने गोल मटोल भाषा में नैतिक पतन हो गया है, शांति नहीं है, लोग हिंसक हो गए हैं, इस प्रकार की, जिसको आप उर्दू में कहें तो लफाजी और हिंदी में कहें या संस्कृत में कहें तो वाकजाल का प्रयोग किया। और उसके बाद जब बिहार में और नवाखाली में दंगा होता है, कलकत्ता में भी होता है, तो यही गांधी कलकत्ता पहुंचते हैं, मुसलमानों के मोहल्ले में रहते हैं, और ये शर्त क्या लगाते हैं कि सोहरावर्दी मेरे साथ रहेंगे, मेरे साथ कलकत्ता में घूमेंगे शांति स्थापित करने के लिए। आप कल्पना कर सकते हैं, जो नराधम इतनी भीषण हिंसा के लिए उत्तरदायी हो, उसका ये मोहनदास करमचंद गांधी साथ दे रहे थे। अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कार्य के लिए मोहनदास करमचंद गांधी भी उत्तरदायी हैं आंशिक रूप से, क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्या कर रही थी, कांग्रेस पार्टी को क्या कुछ जानकारी नहीं थी, क्योंकि डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा तो कई दिन पूर्व हो गई थी। अंग्रेज किसकी तरफ थे, यह भी इनको जानकारी थी। ये इतने बुद्धू थे क्या? नहीं। दूसरा नाम आदरणीय पंकज जी ने लिया है, नेहरू ने क्या किया। मैं आपको बताऊं, नेहरू ने भी मुस्लिम लीग नाम लेकर, सोहरावर्दी नाम लेकर इस घटना की निंदा नहीं की। भाषा अवश्य कठोर थी नेहरू की, क्योंकि नेहरू बहुत चालू आदमी था, वो शब्द चयन में बहुत माहिर था। उसने कहा कि इसको हम दंगा कैसे कह सकते हैं, ये तो दंगा से बहुत भीषण है। लेकिन उसने भी एक बात कही, देखिए मनुष्यों का इतना नैतिक पतन हो गया है कि एक दूसरे को मारने लग जाएंगे। देखिए बात को घुमाने की बात। पाकिस्तान के निर्माण में मैं आपको बताऊं, कांग्रेस पार्टी की ओर से जो व्यक्ति सबसे अधिक उत्तरदायी है, एक व्यक्ति, तो नेहरू है। क्योंकि इस व्यक्ति ने पहले तो मुस्लिम लीग का 2 टके का वैल्यू नहीं रखा, कभी भी उसको माना ही नहीं कि मुस्लिम लीग कोई पार्टी है, इसके पास कोई शक्ति भी है। और जब अंत में उसका विकराल रूप आया तो सबसे पहले इसी ने अपने आप का आत्मसमर्पण कर दिया, सरेंडर कर दिया। कल 15 अगस्त था, हमारा स्वतंत्रता दिवस। कितने दुख की बात है, आज जो बांग्लादेश है और भारत की सीमा पर 2-3 ऐसे जिलों के क्षेत्र हैं जहां हमारे हिंदू भाइयों ने तिरंगा फहराया था, 15 अगस्त मनाया था, भारत माता की जय बोला था, वंदे मातरम कहा था। और यही बात हुई थी पंजाब के गुरदासपुर जिले में, उसके कुछ क्षेत्रों में। अर्थात 15 अगस्त 1947 को ये जो भारत माता की जय बोल रहे थे, वो पूर्ण रूप से आश्वस्त थे कि वो भारत में है। लेकिन 3 या 4 दिन के बाद उनको पता चला कि वो भारत नहीं, पाकिस्तान है। ये खेल किसने किया था?
ये नेहरू और जिन्ना ने मिलकर एक साथ किया था। दोनों ने ही कहा था कि हम दोनों की शपथ ग्रहण हो लेने दो, लिफाफा बंद है रेडक्लिफ का, उसको न खोलो, क्योंकि यदि खुल गया तब तो दंगा हो जाएगा, मच जाएगा, हम प्रधानमंत्री बनने से वंचित भी हो सकते हैं। इस कारण से विभाजन कराया गया। ये स्थिति थी हमारे देश की, और ये भूमिका थी गांधी की और नेहरू की। दुखद बात यह है कि आज भी जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो बहुत स्पष्टवादी नहीं है। मुसलमानों को लेकर के उनमें कोई स्पष्टता नहीं है, उनकी नीति में स्पष्टता नहीं है, उनके विचारों में सफाई नहीं है। वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं, हम नहीं जानते हैं। और ये जो मैंने नाम कहा, मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स, MLNG, इस पर अधिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। ये कौन लोग थे, ये क्यों बनाए गए, और क्या उस समय का जो हिंदू समाज था उसने उधर से मुख अपना मोड़ लिया था? क्या कांग्रेस पार्टी को इस मुस्लिम लीग नेशनल गार्ड्स के विषय में जानकारी नहीं थी? जबकि ये खुली किताब की तरह था। ये वर्दी पहनते थे, सेना की तरह चलते थे, बंदूक लेकर घूमते थे, सारे आर्म्स एक्ट और दुनिया जहां सारे कानून थे उस समय, फिर भी, और इन्होंने ही हिंदुओं का संहार किया था। इसलिए हमें इतिहास को बहुत ठीक तरह से देखना होगा, समझना होगा। मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूं।